Hello, dear student. We are going to start lines and angle chapter number 5, class 7 NCERT mathematics. Today we will get through some topics of introductions which we have to read out first before entering into the geometry line. So we will start now. So the first topic is what is line. आप लाइन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्या है लाइन? तो इसका एक नॉर्मल सा छोटा सा डेफिनेशन यही है कि a straight path having no bends and no end points. एक स्ट्रेट पाथ जिसमें कोई बेंड्स ना हो और कोई एंड पॉइंट, मतलब कोई मुड़ाव ना हो और कोई अंत ना हो उसका, तो उसको क्या बोल सकते हैं? लाइन बोल सकते हैं। या आप प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो क्या है? ए लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड इंडेंसली इन बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है, इधर साइड भी और जिधर भी दो डायरेक्शन होगा, दो लाइन से एक लाइन का दो डायरेक्शन होगा, दोनों में से किधर भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, उसके पास कोई फिक्स लेंथ नहीं होता, कहीं कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है, मेजर नहीं किया सकता, कोई लेंथ ही नहीं होता तो मेजर कैसे कर सकते? ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन। अब एक लाइन है, ये क्या है? इसके मतलब मान लीजिए ये एक लाइन हम लोगों के पास ये लाइन यहाँ पे है बना हुआ, ये लाइन। तो ये इसमें क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, जो इनफाइनाइट नंबर्स में जिसको गिन नहीं सकते, किसी को यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन ऑन द लाइन एंड इट आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। किसी भी स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए लाइन एल। अब लाइन एल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एल लाइन है या नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एल लिख रहे हैं तो साथ में ऊपर में लाइन का सिंबल देंगे, दैट मीन्स इट इज ए लाइन एल, मतलब एक लाइन है जिसका नाम क्या है? एल है। ठीक है, उस तरह आप स्मॉल लेटर ए बी सी एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे डिनोट कर सकते हैं? और लाइन को डिनोट करने का तरीका, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, हम लोगों को तो एक इन पॉइंट ए दे दिए और एक इन पॉइंट बी दे दिए, तो एल वाला हम लोग सीख लिया, तो इसलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, ए दी बी दे दिया, तो ये लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी एंड दिस इज लाइन का एरो ऊपर में, लाइन का सिंबल ऊपर में जो भी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर में देना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज अ रे? रे के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। रे, लाइन सेगमेंट, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ लाइन। एक लाइन का ही पार्ट है। ठीक है, उसको हम लोग रे बोलते हैं। रे कब बोलेंगे किसी भी लाइन के पार्ट को? जब उसमें एक एंड पॉइंट हो या एक ओरिजिन पॉइंट हो या एक सोर्स पॉइंट हो। ठीक है, और एक तरफ वो बढ़ रहा हो। जैसे ये एक रे है हम लोगों के पास ए बी, इसका देखिए ए है वो ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं इसको, यहाँ से उद्भव हुआ इसका, या इसको कहते हैं सोर्स, या इसको सोर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? रे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर में रे का सिंबल। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट की तरफ एरो नहीं रहेगा और एक पॉइंट की तरफ एरो रहेगा। तो ये रे हुआ, इसीलिए हम लोग लाइट रेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक सोर्स हम लोगों को पता है और वो कहाँ तक जा रहा है उसका हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ तक वो जा रहा है, और एक सोर्स पॉइंट हम लोगों को पता है, इसलिए लाइट के जो बीम्स होते हैं उसको हम लोग रेज बोलते हैं। ठीक है, जो बीम्स फॉर्म करते हैं बहुत सारे बंडल ऑफ रेज से, उसको रेज इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, अब रे का और भी कुछ कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। इट हैज नो फिक्स लेंथ, इसके पास तो एक फिक्स लेंथ होगा नहीं क्योंकि एक तरफ वो बढ़ते जा रहा है। इट हैज वन इन पॉइंट कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इसके पास एक अंत होता है, एक तरफ अंत रहेगा किधर साइड भी, या तो इधर साइड डेफिनेट रहेगा या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड या ऊपर नीचे, जो भी आप डायरेक्शन आप ले लें उसके अनुसार होगा। तो एक इसका एंड पॉइंट रहेगा ही, जिसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, सोर्स कहते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड, इट कांट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि एक तरफ बढ़ रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं, तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। एंड नंबर ऑफ रेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट से हम लोग बहुत सारे रेस को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पी एक इनिशियल पॉइंट है, इससे बहुत सारे रे को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस, तो यही कहना चाह रहा है ये हम लोगों का
फोर्थ पॉइंट, तो दिस इज द रे। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में पता है कि जस्ट सपोज दैट लोगों के पास क्या है कि ये सब सारे पार्ट है लाइन के। मान लीजिए ये ए बी एक लाइन था, तो इसमें से हम लोगों ने इतना बड़ा पार्ट को हम लोगों ने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो बचा क्या, एक इधर का पार्ट। तो इस कंडीशन में ए के जो इधर का पार्ट है वो कहलाया क्या, रे। ठीक है। और दूसरे कंडीशन में अगर एक लाइन है हम लोगों के पास ए बी, जिसमें हम लोगों ने ए से बी तक के पार्ट को सिर्फ निकाल के बाहर ले आया, या इसको इस तरीके से समझते हैं, हम लोगों के पास लाइन है ए बी, ये ए है, ये कुछ ए है, ये बी है, और हम लोगों ने इसमें ये इतना पॉइंट इधर का अलग कर दिया और इतना पॉइंट इधर का कर दिया। बचा क्या, ए से बी तक का लेंथ। तो ये वाला जो लेंथ है, ये ए बी, जिसका दोनों का एक फिक्स्ड इन पॉइंट है, इसको ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। क्लियर। इसके पास दो एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये ए बी है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, अगर इसके ऊपर एक बार दिए सिर्फ, ठीक है, दिस विल बी लाइन सेगमेंट। अगर ए बी के ऊपर हम लोग इस तरह लाइन का सिंबल दिए तो दिस विल बी ए बी विल बी लाइन, और ए बी के ऊपर लाइन का सिंबल ये है, और ए बी के ऊपर अगर रे का सिंबल दिए तो ए बी विल बी रे। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लाइन को हम लोग डिफरेंस क्या आ सकता है, लाइन को हम लोग एक अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, एक अल्फाबेट से, लेकिन लाइन सेगमेंट को हमेशा दो पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके पास दो एंड पॉइंट है ही है, ठीक है ना। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। एंगल्स, एंगल्स क्या होता है, तो एंगल्स कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। कोई टू रे है, दो रे है, वो कोई कॉमन एंड पॉइंट पे मीट कर रहा है या कोई कॉमन एंड पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन एंड पॉइंट पे मीट कर रहा है या कॉमन एंड पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है, मान लेते हैं ये ओ है, ये सोर्स ऑफ पॉइंट, सोर्स ऑफ रे है। सोर्स ऑफ रे कौन सा, ये ओ ए रे का और ओ बी का सोर्स क्या है, ओ है, ठीक है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस बनता है ये वाला, ठीक है, सर्कुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। और दिस इज मेजर्ड इन डिग्री, ठीक है। तो मेजर किसको कहते हैं, डिग्री। एंगल को दिखाते कैसे, जैसे ये अब एंगल है, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये एंगल ए है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ओ, पॉइंट बी। पॉइंट ओ यहाँ पे कहलाएगा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, जो हम लोग बता चुके हैं रे में, या इसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ओ ए विल बी द, ओ ए जो रे है और ओ बी वो क्या कहलाएंगे, आर्म्स ऑफ एंगल। क्लियर। ओ विल बी द वर्टेक्स ऑफ एंगल। और जो एंगल का जो नाम लिखते हैं उसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंगल बनाते हैं एक एक्यूट एंगल, हमेशा एक्यूट ही रहता है, एक्यूट बनाएंगे, एक्यूट एंगल। और उसके बाद जो वर्टेक्स रहता है वो दोनों पॉइंट के बीच में लिखाएगा हमेशा, मतलब जहां पे एंगल बन रहा है, देखिए पॉइंट ओ पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है ये पॉइंट ओ पे बन रहा है, तो एंगल का नाम लिखते समय दोनों पॉइंट जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अगल बगल लिखाएंगे और बीच में ओ लिखाएगा। ये आप इस एंगल को एंगल एओ भी लिख सकते हैं या एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, ये देखने वाली बात है कि दोनों में ओ जो है वो बीच में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ओ पे ही एंगल बन रहा है, पॉइंट ओ पे एंगल बन रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल दीज आर रिलेटेड एंगल। हमेशा दो एंगल को जब कंपेयर करते हैं हम लोग एक दूसरे से, जैसे अब एक्यूट एंगल हो गया, उसको हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, एक्यूट एंगल इज एक्यूट एंगल, 0 और 90 के बीच का जो एंगल हुआ वो एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है।
ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन जब कंपेयर करते हैं दो एंगल को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो उसमें आता है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। हम लोग ये समझेंगे, इससे हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज 5.1 में, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाले वीडियो में। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द, अगर कोई दो एंगल है, जस्ट सपोज दैट, मान लेते हैं कोई दो एंगल है, एंगल ए है और एंगल बी है। अगर इस दोनों को दो केस आता है, एंगल ए और बी को अगर जोड़ करके, ठीक है, व्हेन वी सम बोथ, और दोनों को जोड़ करके अगर 90 आ जाए तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी कहलाएगा, एंड बी विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, मतलब इसमें दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ ए कहलाएगा या बी कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर ए को बी से ऐड कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए 40 को मैं 50 से ऐड कर रहा हूं तो 90 आ जा रहा है। तो 40 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 50 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करते हैं। देखिए दो एंगल को रिलेट कर रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन पे बना हो, अलग अलग भी एंगल्स हो सकते हैं, अलग अलग लाइन पे भी बने हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। उसी तरह सप्लीमेंट्री में भी इसी तरह होता है। अगर कोई दो एंगल है, जस्ट सपोज दैट एक्स एंड एम आर दो टू एंगल्स, और इन दोनों को जोड़ के अगर 180 डिग्री आता है तो इसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री कहेंगे। मतलब जैसे जस्ट सपोज दैट मैंने 70 को 110 से जोड़ा तो कितना आ गया? 180। तो 110 70 का सप्लीमेंट्री है और 70 110 का सप्लीमेंट्री। इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट एंगल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोगों को समझ में बताएंगे कि एडजेसेंट एंगल का डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है। मतलब कि अगर पॉलीगॉन के हिसाब से देखेंगे तो एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स के हिसाब से देखेंगे तो उसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको समझना और दिमाग में रखना जरूरी है कि बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे एंगल्स को लेकर के, उसमें एडजेसेंट एंगल का बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर कोई भी दो एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, तो हम लोग ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? एक कॉमन वर्टेक्स ले लिए और एक कॉमन आर्म ले लिया। मैं वर्टेक्स को और आर्म को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉमन आर्म को, दिस इज कॉमन आर्म। ठीक है, और बाकी दोनों साइड्स जो एंगल्स बनाएंगे उसको मैं ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट। अब एक वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होना चाहिए और दो एंगल बनाए, दो एंगल ऐसा हो जिसका एक वर्टेक्स हो। अब देखिए एक को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, रहेगा। ठीक है, तो एक एंगल ये बना। अगर मान लीजिए ये पॉइंट ओ था, ये ए लाइन है, ठीक है, तो ए ओ और ये अगर मान लीजिए पॉइंट कुछ भी नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट का नाम अगर बी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए, तो देखिए एंगल ए ओ सी एक एंगल बना, और एंगल सी ओ बी या बी ओ सी कह सकते हैं, ये एक एंगल बना। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है हम लोगों के पास, ये दोनों एंगल का देखिए एक कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, कॉमन आर्म क्या हुआ? तो इन देखिए इसको लिख सकते हैं, इन गिवन फिगर एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी हैज, तीन कंडीशन फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर कॉमन साइड, तीन दोनों एंगल के साथ एक कॉमन साइड होना चाहिए, दोनों एंगल के साथ एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और दोनों आर्म कॉमन आर्म के दो तरफ होना चाहिए। एक इस तरफ होगा, एक अगर किसी दूसरे तरफ है तो दूसरा दूसरे तरफ होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, दोनों एक ही तरफ नहीं होगा। जैसे उसका भी एग्जांपल देंगे।
जैसे एंगल AOC यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOC एंड एंगल AOB हैज O as कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, O कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, OC as कॉमन आर्म, ठीक है, OC as कॉमन आर्म एंड OB जो रे है एंड OA आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है, इसीलिए therefore एंगल AOC एंड एंगल AOB आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी दो एंगल एडजेसेंट है या नहीं है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में अगर हम लोगों के पास मान लीजिए एक फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, उसको देखिएगा, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, ये देखिए कॉमन आर्म ड्रॉ किया मैंने, ये देखिए मैंने एक कॉमन आर्म ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम मैंने O और D रख दिया, ठीक है, और दो अलग अलग आर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, एक आर्म ड्रॉ किया तो देखिए ये एक आर्म ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम मैंने M रख दिया, तो इसने ये एंगल बनाया, और फिर मैं एक कॉमन आर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं एक आर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी आर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, वो इधर से, सॉरी वो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये एंगल बना रहा है। अब देखिए इसमें इस दोनों एंगल के पास इसका नाम क्या दे दिया मैंने, एन दे दिया। अब देखिए एंगल आपको कौन कौन सा एंगल देखना है, तो एक ब्लैक कलर वाला जो एंगल है लाइन है और रेड कलर वाला, और एक ब्लू कलर वाला और रेड कलर वाला, ब्लू कलर के साथ रेड कलर मैच करना और एक ब्लैक कलर के साथ रेड कलर मैच करना है, और देखना है इन एंगल DO एंड डॉन एंड एंगल DO एंड डॉम, क्लियर, इन दोनों एंगल को देखिए तो दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स O है, ठीक है, और दोनों के पास एक कॉमन आर्म है, ठीक है, ये वाला आर्म कॉमन है OD कॉमन आर्म है, लेकिन तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों एक ही साइड लाई कर रहा है, लाइन आर्म के देखिए दोनों एक ही साइड लाई कर रहा है, अलग अलग साइड नहीं लाई कर रहा है, तो ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा एडजेसेंट एंगल, क्लियर, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे और अच्छे तरीके से देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कौन सा एंगल एडजेसेंट है कौन सा एंगल एडजेसेंट नहीं है। अभी जो समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया, आगे पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या क्रॉस करे एक दूसरे को, ठीक है, या कट करे एक दूसरे को, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास दो लाइन है, एक रेड कलर का लाइन है, ये रहा एक लाइन, और एक ब्लू कलर का लाइन है, ये रहा एक लाइन, ठीक है। अब ये दोनों लाइन का नाम देते हैं, इसका नाम है L, और रेड कलर वाले का नाम मैंने देता हूँ M, ठीक है। L और M दो लाइन है, दोनों देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे, अगर इस पॉइंट का नाम O है तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो पूरा माहौल दिख रहा है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, टू लाइंस, ठीक है, दो लाइन का इंटरसेक्शन है, ये का फिगर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहीं पे देखिए दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पे कितने एंगल्स बना रहा है ये ध्यान दीजिए, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल। इन सब से भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन सब से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या यूजेज है इन एंगल्स के, क्या प्रॉपर्टीज है इन एंगल्स के, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी ही, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। लेकिन बस इतना आपको इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कितने एंगल्स बनते हैं, चार, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या किसको कहते हैं कि जब
कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये देखिए ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट किया या ये इंटरसेक्ट किया, जो भी इंटरसेक्ट, क्या मतलब है हमको इंटरसेक्शन पॉइंट से मतलब है, ये एल है और ये लाइन एम है, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, अब मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो दो एंगल वो दोनों एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, और जो दो एंगल में, चलो ये ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो दोनों एंगल एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी ओ ए भी लिखते हैं, और हमेशा ध्यान में रखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब इक्वल होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं अभी समझा देता हूँ बस, इसी तरह उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर फोर एंगल्स आर फाउंड। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले वाले पेज में पढ़ा। द पेयर ऑफ एंगल विच लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ओ है, इसके अपोजिट साइड मतलब एक, ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। ठीक है ना, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही होगा, इसका और क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ। और एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों वर्टिकली अपोजिट है, 3 किसके वर्टिकली अपोजिट है, या 3 किसके वर्टिकली अपोजिट, ये भी रिलेटिव एंगल है, 3 4 के वर्टिकली अपोजिट है और 4 3 के वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल, तो देयरफॉर एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ये हमेशा होता है। और एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, मतलब एंगल 1 2 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 2 भी 1 के वर्टिकली अपोजिट है, तो देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का केस कौन सा नहीं कहलाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट है, इसमें से एक लाइन ये गया, एक रे गया, ये ओ है, एक ऐसे गया, एक ऐसे चला गया, तो ये तीन बना हम लोगों के पास, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन का है, तो ये वाला एंगल का वर्टिकली अपोजिट कोई एंगल नहीं है। ठीक है ना, और ये वाला एंगल का वर्टिकली अपोजिट भी यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, और ये एंगल का भी वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, तो तीनों एंगल अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इस वर्टेक्स के सामने इसको मान लिया आपने और इस वर्टेक्स के सामने इसको मान लिया आपने, ऐसा नहीं होगा, इसमें तीनों में से कोई तीनों वर्टिकली अपोजिट नहीं। दूसरा फिगर एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर को समझना जरूरी है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, और फिर एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो वो है, नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी सी और डी। ठीक है, तो मैं जिस जिस एंगल को दिखा रहा हूँ उसको अगर ध्यान से देखेंगे, ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, ग्रीन पेन से, वो देखेगा वर्टिकली अपोजिट होगा। देखिए एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी तो वर्टिकली अपोजिट होगा। ठीक है, लेकिन ना ही एंगल, इसका नाम अगर एम दे दे, तो ना ही एंगल ए ओ एम का कोई वर्टिकली अपोजिट है, ना ही एंगल एम ओ बी का कोई वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, हाँ सर ध्यान से देखें, तो जो ब्लू लाइन ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ डी ओ सी का वर्टिकली अपोजिट ये वाला टोटल एंगल कहलाएगा, लेकिन इसका जो पार्ट वाला एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझना, हम लोगों को खोजना है कि एक सिंगल लाइन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पता करा सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, उसके पीछे दो क्राइटेरिया है, हम लोग उसको सीख ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल फॉर स्ट्रेट एंगल के बारे में आप लोग पढ़ा होगा, हम लोग इस तरह समझते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक पॉइंट से, मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, तो दो रे, ठीक है, वो ओ पॉइंट है, इसे दो रे,
एक ग्रीन कलर वाला इधर गया, ठीक है, और एक रेड कलर वाला इधर गया, और ये जो यहाँ पे इसका नाम हम दे दिए इस लाइन रे का ए, और इस रे का हम लोग दे दिए बी। तो बीच का जो एंगल है वो अगर 180 डिग्री कहलाएगा तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होता है। अब एक लाइन में कोई भी पॉइंट दे दे, अगर हम लोग एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें, इसमें कोई भी पॉइंट कहीं पे भी दे दे, यहाँ ओ दे दे और इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, मतलब एक पॉइंट पे 180 डिग्री बनाएगा। मतलब लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, चाहे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर ले, ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको नाम हम दे दे, तो यहाँ भी 180 डिग्री ही बनाएगा। तो एक लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे 180 डिग्री बनाते हैं वहां पे। तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, एक लाइन ये लाइन है एल, एक लाइन ये, सीधा कर लीजिएगा, उतना मैटर नहीं करता। ये लाइन है एम और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ। यहाँ पे चार एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से एंगल्स, तो ये एक एंगल ये बन रहा है, ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल। मैं इक्वल वाला को इक्वल क्यों होता है यही तो प्रूफ करना है में। चलिए देख लेता हूँ। ग्रीन वाले से मैं सारे एंगल को दिखा दूंगा और नेम भी कर दूंगा, मैं 1 2 3 4 सबका नाम लिख दूंगा, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4। अब मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर इस लाइन का नाम हम ए यहाँ पे दे दें और बी दे दें यहाँ पे, और इस एल को मिटा देते हैं और एम को, इसका यूज नहीं करेगा हम लोगों को, और इस लाइन को हम लोग अगर सी नाम दे दे इधर और इधर डी नाम दे दे, ठीक है, तो हम लोगों के पास चार एंगल्स जो बन रहे हैं वो कैसे कौन कौन से बन रहे हैं। मैं छोटा कर दूं एक बार, छोटा हो पाता है कि नहीं, छोटा नहीं, छोटा नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, एक बार छोटा हो कैसे नहीं पाएगा। दुनिया में सब कुछ, एवरीथिंग कैन हैपन वर्ल्ड, एवरीथिंग कैन हैपन बस। चलिए तो हम लोगों के पास यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए ओ, इसका नाम कहा, ए बी सी, इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, डी दिए थे, डी दे दिए। एंगल ए ओ डी जो है वो क्या है, एंगल 1 है, ठीक है। एंगल बी ओ डी क्या है, एंगल 2 है। इसको बी ओ डी को डी ओ भी लिख सकते हैं, ए ओ डी को डी ओ ए भी लिख सकते हैं। ये पहले मैंने बताया एंगल का नेमिंग करते से हमें कि पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट को बीच में रखना है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी ओ सी जो क्या है, एंगल 3 है। एंगल सी ओ ए क्या है, एंगल 4 है। ये चार एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है रेड कलर का, ए बी जो स्ट्रेट लाइन है, उस पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्मिंग ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या, लाइन लिख दिया तो स्ट्रेट ही होगा, आर फॉर्मिंग ऑन ए बी एट पॉइंट ओ, इससे सहमत है। एंगल 1 और एंगल 2 ओ पॉइंट पे बन रहा है ए बी लाइन पे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ओ बी लाइन पे ये वाला टोटल एंगल क्या होगा 180, तो एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा, और ये वाला भी एंगल क्या होगा 180 डिग्री ही होगा, होगा ना। हम्म, उसी तरह सिमिलर वे एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, होगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या
देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे, और एंगल, और उसी तरीके से 1 and 2 आर फॉर्मिंग ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी एट पॉइंट ओ, और उसी तरीके से एंगल 4 और 3 भी स्ट्रेट लाइन इसी पे फाइंड आउट कर रहा था। अब जब इसी लाइन को, सिर्फ अभी हम सिंगल लाइन को लिए थे ए बी लाइन को, अब जब हम लोग सी डी लाइन को ले रहे हैं तो दूसरा कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक कलर से, तो एंगल 4 और 1 ये दोनों भी 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब एंगल 4 प्लस 1 एंगल 1 भी 180 है, ठीक है। और उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री, ठीक है। सारा एंगल को जोड़ दिया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग अगर यहाँ से फाइंड आउट करें, ठीक है, यहाँ से इस दोनों इक्वेशन से और इस दोनों इक्वेशन से, तो क्या हम लोगों को मिलता है, इस दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री के बराबर, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री के बराबर। और इस दोनों एंगल से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 भी 180 डिग्री के बराबर, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। ये तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2। तो अब आप क्या कीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ये आपका इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन है, ठीक है ना। तो आप LHS और RHS को सॉल्व कर लीजिए, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या एंगल 1 का इस एंगल में से, अगर इस तरह से हो जाता है, एंगल 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हम लोग के पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 1 का वैल्यू निकालना मतलब एंगल 1 को सेपरेट करना, एक्स का वैल्यू निकालना रहता तो एक्स को सेपरेट करते थे सबसे, तो एंगल 1 को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 माइनस, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। एंगल 1 का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू हम लोगों ने निकाला पहला इक्वेशन, यहाँ पुट कर दीजिए। एंगल 1 तो 1 ही रहेगा ना, इस पूरे फिगर में तो एंगल 1 2 तो होने जगह चेंज होगा नहीं, तो जो इक्वेशन आया वो पुट कर देते हैं हम लोग। तो इक्वेशन था हम लोग के पास, जगह ले लेते हैं थोड़ा सा, इक्वेशन है हम लोगों के पास ये वाला इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन हम लोगों के पास एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 1 के जगह हम लोग पुट करेंगे क्या, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, ठीक है। और एंगल 1, अब एंगल 1, सॉरी यहाँ पे एंगल 4 है, ये एंगल 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल 4 जुटेगा, जैसे x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो उसी तरह यहाँ पे 2 एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला प्लस 3 और माइनस 2 उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, प्लस 3 प्लस 2 उधर पहले से था, माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा, ये वाला आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो -3 और +3 वाला कट गया एंगल, तो बचा क्या, 2i एंगल 4 इक्वल टू 2i एंगल 2। अब ये देखिए ये 2 और ये 2 जुट जाएगा ना, तो हम लोगों के पास बचा है यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों जुट जाएगा, तो प्लस, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वेशन में हम लोगों के पास क्या आएगा, एंगल 4 इक्वल टू 2। अब एंगल 4 इक्वल टू 2 हो गया, उसी तरह का फिर आगे एंगल 4 के जगह पे 2 पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, आगे सोल्व कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में। मान लीजिए हम ये पहला ही इक्वेशन ले लेते हैं, एंगल 4 के जगह एंगल 2 पुट कर लीजिए, या एंगल 2 के जगह एंगल 4 पुट कर लीजिए। पहला इक्वेशन क्या था हम लोगों के पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। आप एंगल 4 के जगह 2 पुट कर लिए, या 2 के जगह 4 कर लीजिए, बराबर है, बट 4 के जगह 2 पुट कर लिया। अब 2 इधर आएगा तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अब माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो हम लोगों ने देखा, देखिए यहाँ गेट रिजल्ट की एंगल 1 3 के बराबर है, और यहाँ पे रिजल्ट हम लोग को आया एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप बहुत सारे डिडक्शन कर सकते हैं खुद से, इसको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सारे ऐसे डिडक्शन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां से हम लोगों को एक और चीज पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं,
इस दोनों को अगर जोड़ दें तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दूसरे कलर को यूज कर लेता हूं मैं, रेड कलर से, जगह तो है नहीं, तो मैं एक बार थोड़ा सा कुछ मिटाता हूँ यहाँ पे। मिटाना चाहता नहीं हूँ लेकिन मिटा रहा हूँ, इस चीज को मैं मिटाता हूँ। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में पक्का आएगा। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को ये वाला जो इक्वेशन है हम लोगों के पास, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैं जोड़ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री था, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री था। ठीक है, तो अब तो ये दोनों तो बराबर था, लेकिन अगर इसको जोड़ दें दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं कि पॉइंट O पे कितने एंगल बने थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल बनते हैं और चारों एंगल का सम 360 होता है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बने हुए हैं, बनेंगे, उनका सम क्या होगा, 360 होगा। चाहे वो 50 एंगल बन जाए, चाहे 60 एंगल बन जाए, चाहे 2 एंगल बन जाए, चाहे 4 एंगल बन जाए, और एक एंगल तो है, तो पॉइंट है तो 360 होगा ही होगा। ठीक है, यहीं से हम लोगों को लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो हम लोग यूज कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, लीनियर पेयर क्या बोलता है, लीनियर पेयर यह कहता है, मैं इस चीज को बताता हूँ, ये भी समझ लेना। ठीक है, लीनियर पेयर यह कहता है कि अगर कोई भी दो एंगल, ठीक है, कोई भी दो एंगल एक ही पॉइंट पे बना हो, जो कोई भी दो एंगल एडजेसेंट हो, या कोई भी दो एंगल एडजेसेंट हो, और उन दोनों एंगल का सम 180 हो, तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। ये एक एडजेसेंट एंगल का स्पेशल क्राइटेरिया है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर समझना बहुत जरूरी है। लीनियर पेयर क्या होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एडजेसेंट एंगल in which both the angles sums to 180 डिग्री। ठीक है, या बोथ द एंगल्स आर, और लिख सकते हैं इसमें, और both the angles are supplementary to each other, ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, दोनों का सम 180 होगा तो सप्लीमेंट्री होगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही पहले। तो अब देख लेते हैं ये होता कैसे है। अब एडजेसेंट एंगल का क्राइटेरिया क्या क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, दो साइड होना चाहिए जो कॉमन आर्म के अगल बगल हो, मतलब एक इस साइड हो तो एक दूसरे साइड हो। ठीक है, तो हम लोग फिगर बनाते हैं, कैसा फिगर बनेगा, देखिए, ये मैंने एक कॉमन वर्टेक्स ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक कॉमन आर्म ले लिया, ये ओ बी जो है ओ कॉमन वर्टेक्स है, इसको सी भी में लिख रहा हूँ, ये कॉमन वर्टेक्स है, और इसको मैं सी ए लिख रहा हूँ, ये कॉमन आर्म है। ठीक है, अब क्या है, मैं एक आर्म ड्रॉ कर रहा हूँ जो ये रहा। ठीक है, और मैं दूसरा आर्म ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि ये रहा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे, अगर इस कंडीशन में, अब ये देखिए, ये तो एक ओ बी, अगर इसका नाम, सॉरी बी तो नाम दे चुका हूं मैं, इसका नाम अगर मैं सी दे रख दूं और इसका नाम मैं डी रख दूं, ठीक है, तो एंगल बी ओ डी और बी ओ सी एडजेसेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मतलब कोई कटाक्ष नहीं है इसमें,
ये सही बात है कि देखिए कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, दोनों साइड है, दोनों एक दूसरे के दोनों कॉमन आर्म के आइदर साइड्स में है, ठीक है। अगर यही कंडीशन में जस्ट इमेजिन COD एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ता, एक स्ट्रेट लाइन पे ही आता, मतलब आपके पास फिगर ऐसा आ जाता, एक स्ट्रेट लाइन रहता, ये रहा लाइन AB और इस पे एक पॉइंट रहता कहीं भी और एक लाइन खींच देते आप इधर, का नाम C दे देते, तो ये भी देखिए एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो मतलब अगर ये टोटल एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल, ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, ये 180 होगा। तो ये जो लाइन जो डिवाइड कर रहा है इस एंगल को दो पार्ट में, तो हम लोगों के पास कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, हम लोगों के पास एंगल्स आ रहे हैं एक AOC ये वाला, और एक एंगल आ रहा है BOC ये वाला, तो इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसी कंडीशन को कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। मतलब एडजेसेंट एंगल है, लेकिन दोनों एंगल जो एंगल AOC और एंगल COB, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC की क्या है 180 डिग्री है, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं लीनियर पेयर। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOC इज, तो हम लोग क्राइटेरिया जब यूज करते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं एक एंगल का सम दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 50 दिया हुआ है, तो आंख मूंद करके हम लोग क्या करेंगे 180 में से 50 घटा देंगे, ये 50 तो दिख नहीं रहा है, 50 इसको कर लेते हैं हम लोग, अरे मिट क्यों नहीं रहा है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से 50 घटा देंगे, क्या आएगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर सम्स टू 180 डिग्री, तो ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, कि लीनियर पेयर आर दोज एडजेसेंट एंगल्स व्हिच सम्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब क्या अब लिखेंगे इसको कैसे, तो लिखेंगे हम लोग एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, therefore angle AOC plus angle BOC will be equal to 180 डिग्री। लीनियर पेयर है, पेयर मतलब क्या, दो एंगल रहना ही चाहिए, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का ये स्पेशल क्राइटेरिया है। आगे हम लोग जब एक्सरसाइज अगले दिन जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, तो हम लोग इस जितने भी हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा, जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स को पढ़ा अभी, उसको हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को कृपया करके फिर से समझें। अगर कुछ चीज और समझाने की जरूरत है तो अगला वीडियो आने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर इस टॉपिक को फिर से एक बार फिर से बता दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर कमेंट करने से पहले इस चीज को 2 बार 3 बार आप वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तब फिर कमेंट कीजिए कि सर हाँ इस टॉपिक को फिर से एक बार समझाइए, तो एक्सरसाइज में बनाते समय मैं इसको समझा दूंगा। क्लियर, ओके, दैट्स ऑल। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।